चलिए आज से सेशन स्टार्ट कर रहा हूं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि याद रखिएगा सीरीज के अंदर हम लोग साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नोट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए प्रोबेबल है इन 2019। याद रखिएगा आईसीएसई ने इसी से रिलेटेड जो मैं बात करने वाला हूं, क्या रिस्क एनालिसिस, इस पे क्वेश्चन दिया है, आ सकता है वापस आ सकता है और इंपॉर्टेंट भी है। सो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? स्क्रीन में कोई डाउट आ रहा है क्या? क्लियर तो है यार। हाँ ऑलराइट, चलो आओ समझते हैं क्वेश्चन क्या है। फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। What are the different dimensions? फटाफट लिखना, स्पीड से लिखना है ना। What are the different dimensions of identifying? What are the different dimensions of identifying threats in risk analysis process? Different dimensions of identifying threats in risk analysis process. In a company, there is a probability of increase of 40% cost of raw material from present level of 10 crores. जल्दी से लिखो यार। In a company, there is a probability of increase of 40% cost of raw material, 40% of cost of raw material from present level of 10 crores. What shall be the risk value of cost of protection? What shall be the risk of cost of value? अरे यार, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझो ना। रिस्क एनालिसिस में अंदर हमें क्या समझना है? रिस्क एनालिसिस में हमें क्या समझना है? प्रोबेबिलिटी। याद आ रहा है कुछ? मैथमेटिक्स याद आ रही है? प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं? देखो समझो, पहला स्टेज हमने क्या सीखा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। बाद में ले लेना, बाद में मिल जाएगा। क्या करते थे? फर्स्ट हमने सीखा था, फर्स्ट स्टेप क्या सीखा था हमने? हमारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर। और ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के लिए तो आपको सारा नहीं बताना है। आइडेंटिफिकेशन बात करेंगे आप, बात उसके अलावा बात करेंगे किसका? एनालिसिस का, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं रिस्क एनालिसिस। फिर असेसमेंट है, ठीक है, वो सारा प्रोसेस समझेंगे। बट अभी क्या ध्यान रखना है, हम रिस्क एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में समझना क्या है कि रिस्क एनालिसिस कैसे हो रहा है। फर्स्ट स्टेज जो थी, फर्स्ट स्टेज क्या थी? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। क्या था? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आप लोग भी बोलेगा रिस्क आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क बेसिकली की है क्या चीज, आई मीन किस चीज से आपको रिस्क है, अब एक्चुअली क्या देखना है? एनालिसिस का मतलब क्या होता है समझेगा? एग्जामिन करना, एक तरीके से एग्जामिन करना। ये एग्जामिन करेंगे हम कि बेसिकली जो रिस्क मेरे लिए, वो पोटेंशियल रिस्क क्या है उसमें। रिस्क तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, समझो। रिस्क तो बहुत सारा हो सकता है, पर रिस्क एनालिसिस के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल रिस्क कौन सा है, और जिससे हमें पहले क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद जब हम रिस्क एनालिसिस करते हैं, तो वहां हम क्या करेंगे? ये फाइंड आउट करेंगे कि आपके लिए पोटेंशियल, आपके लिए कौन सा खतरनाक रिस्क है जिससे आपको बच के रहना है। जैसे अगर मान लीजिएगा, अगर हम जब रिस्क एनालिसिस पे जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, बट एनालिसिस के अंदर क्या करना होगा? आइडेंटिफिकेशन बाद क्या कर रहे हैं? एनालिसिस। तो क्या करना होगा? लेट्स एग्जांपल ऑफ इट। एक मान लीजिएगा ऑटोमोबाइल कंपनी है। अब जैसे एक सेगमेंट में हमने ऑटोमोबाइल लिया, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरर्स है, एंड सपोज टाटा ने अपना प्रोडक्ट बनाया, टाटा नैनो, ठीक है, टाटा नैनो ने फेलियर अगर हो, अब देखो पहली बात है कि कैसे पता लगता है, हमने देखा था कि आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के टाइम पे आप एक आप प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं रिस्क से लेके। तो आइडेंटिफिकेशन तो यहीं से स्टार्ट होती है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से ही, ठीक है, उससे पहले आप सब कुछ प्लान करके रखते हैं। अब टाटा नैनो ने मान लीजिएगा देखा कि भाई हमारे सामने चैलेंज क्या आ सकते हैं, एनालिसिस करेंगे थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। जैसे इस गाड़ी की सेफ्टी को लेके इशू खड़ा हो सकता है, कि जैसे पब्लिक ओपिनियन, प्रैक्टिकल स्टडी है, पब्लिक ओपिनियन क्या था कि टाटा नैनो कार आपके लिए एक सेफ ड्राइव नहीं है, कार बड़ी हल्की है और इसमें रिस्क भी है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो सेफ्टी फीचर्स उसके ऐसे हैं ही नहीं जो बचा ले। बात पकड़ में आ रहा है? तो रिस्क एनालिसिस बेसिकली क्या कर रहा है? एक तरह से वर्ड जो एनालिसिस है समझ लीजिएगा वापस से, एग्जामिनेशन है, और ये फाइंड आउट करने के लिए कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा है, रिस्क किसकी प्रोबेबिलिटी रिस्क की ज्यादा है। एक और एग्जांपल समझिएगा, ऐसे समझिएगा, एक और मॉड्यूल के एग्जांपल ये ध्यान सुनिएगा। मान लीजिएगा एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपनी प्रीमाइजेस जहां पे वो बिजनेस कर रही है, वो प्रीमाइजेस रेंट पर ही हुए हैं, और रेंट उसका मान लीजिएगा 10 लाख रुपीस पर मंथ है। हाँ बेटा, 10 लाख रुपीस पर मंथ, बेटा 35-40 लाख तक भी होता है। मुंबई बैंड्रा जाओ, पता लग जाएगा। ऑलराइट, अब देखिएगा XYZ लिमिटेड का ट्रेंड कितना है? 10 लाख रुपीस पर मंथ।
इसको लग रहा है एक्साइज लिमिटेड को कि कहीं ना कहीं जो उसका लैंडलॉर्ड है ना वो इसको नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर इसको इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज करके मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर, वो इंक्रीज कर देगा, उसको लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी है, रिस्क मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी है कि बढ़ सकता है। अगर बढ़ सकता है तो हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि कितना है, जैसे 80%, 70% प्रोबेबिलिटी है। देखिएगा एक वर्ड यहाँ प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ गई अपनी 10 लाख यहाँ पर आपका अमाउंट है पर मंथ, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी से क्या कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इवेंट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इवेंट कहां बढ़ सकता है। ठीक है, अभी और जाऊंगा डिटेल में। तो रिस्क एनालिसिस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करता है उस रिस्क की। क्लियर है? आओ देखो अब लैंग्वेज पे पकड़ते थोड़ा सा, अभी बहुत चीज समझाएंगे बेटा, एग्जाम्पल से समझाएंगे अच्छे से, आप थोड़ा ध्यान से चलेगा बस। ठीक है, सो यहाँ कह रहे हैं आफ्टर द रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मॉड्यूल से ढंग से खोल लीजिएगा, आप लोग भी याद रखिएगा ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं मॉड्यूल से ही स्टडीज कीजिएगा। कोई नोट्स वगैरह दे रहा है तो बेटा आपका करियर बर्बाद कर रहा है, शॉर्टकट मेथड मत अप्लाई कीजिएगा, मॉड्यूल से पढ़िएगा, प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं, आपको पढ़ने का वो रीडिंग हैबिट होना जरूरी है आगे के लिए, तो मॉड्यूल रेफर कीजिएगा। अभी तो सिर्फ बड़ा बड़ा बुक पढ़ना है, अभी से अगर नोट्स में जाओगे छोटे छोटे नोट्स पढ़ोगे तो अभी नहीं है वो टाइम, एक बार ग्रैब कर लो नॉलेज फिर पढ़ना। ऑलराइट, चलिए after identification of the risk parameters, second stage to analyzing the risk, which helps to identify, highlight कीजिएगा वर्ड को, identify and manage potential problems, दोनों वर्ड्स हाईलाइट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा? identify and manage the potential problems। वापस सुनो, identify हो गया रिस्क, उसके बाद क्या होगा एनालिसिस के अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई करना और चेक करना पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है। तो क्या काम कर रहा है यहाँ पर? help to identify and manage the potential problems that could undermine key business initiatives और प्रोजेक्ट्स, ऐसी जो आपके की बिजनेस प्रोजेक्ट्स को इंपैक्ट कर सकती है। जैसे हमारे केस स्टडी में हमने लिया था टाटा नैनो, जो नैनो में बसी नहीं, मतलब टाटा नैनो का क्या प्रॉब्लम आया, कई सारे इशू आए, जैसे अभी कई कार में होता है ना, इंजन को लेकर आया, सेफ्टी को लेकर आया। ठीक है, सेफ्टी को लेकर भी आया कि यार सेफ्टी फीचर्स में भी इसमें इश्यूज हैं। ठीक है, सो पहले एक ये तो दिखा कि बजटेड कार है, बहुत ही हर कोई अफोर्ड कर सकता है, किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट धीरे 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 इसके ना जो एक इमेज है वो डिस्टर्ब हुई। अब समझिएगा, हमने देखा कि हमारे यहां पर टाटा नैनो को सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसने किया? पब्लिक ओपिनियन ने। किसने किया? पब्लिक ओपिनियन ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया, क्योंकि पब्लिक का ओपिनियन ही अगर मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए खराब हो जाए तो फिर उसका सेल होना तो ऑलमोस्ट खत्म है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए कि व्हीकल आप परचेस करते हैं, आपने टाटा नैनो खरीदा और आपको लगता है कि यार वो मुझे वो फील नहीं आ रहा वो जो आना चाहिए लेने के बाद में, और आपको लोग आपको ऐसे देख रहे हैं, हाय अल्लाह ये गरीब बेचारा, तो आप समझ रहे हैं ना, वो फील नहीं आया तो आपको लगेगा प्रोडक्ट ले क्यों लिया ये। सो पब्लिक ओपिनियन बड़ी खतरनाक चीज हो गई। तो हमने देखा, आइडेंटिफाई किया एंड देन मैनेज करेंगे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम जो टाटा नैनो के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने से रोकेंगी। ऑलराइट, अब देखिएगा आगे। To carry a risk analysis, first identify the possible threats and then estimate the likelihood that these threats will materialize. ये भी देखना होगा आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या कि इनकी समझते हैं ना, लाइक्लीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी चेक कीजिएगा that these threats will materialize. The analysis should be objective and should be industry specific. अब जैसे यहाँ पे हम करेंगे जब objective and industry specific, objective का मतलब जो exactly आपको पता लगेगा कि आपके लिए potential risk क्या है, और फिर ये risk आपको examine करना है आपके industry के according। अगर मान लीजिएगा अगर मैं इसी की जगह अगर बैंकिंग कंपनी कह रहा होता है तो हम बैंकिंग सेक्टर्स को देखते हैं, बैंकिंग जैसे RBI की न्यू गाइडलाइंस क्या क्या हो सकती हैं या हो रही होने आगे चेंजेस क्या होंगे, बैंक को NPA क्या फेस करना पड़ रहा है, आगे क्या हो सकता है, क्रेडिट रेटिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं बैंक के, बात पकड़ में आ रहा है, कॉम्पिटिटर्स ने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है, इंडिया में बिजनेस लेवल क्या है, मतलब और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज क्या आ रही हैं, और फॉरेन रिजर्व्स की सिचुएशन क्या है हमारे यहाँ पर, वो सारी एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें देखना कि हमारे लिए इंडस्ट्री वाइज हमें वो चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर ये टेलीकम्युनिकेशन हो तो टेलीकम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, टेक्सटाइल हो तो टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो रिस्क एनालिसिस के अंदर याद रखिएगा इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाएगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाएगा। क्लियर एकदम। फिर कहता है विद इन द इंडस्ट्री द सिनेरियो हैज बेस्ड, देखो यहाँ पे द सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस मे बी अडॉप्टेड।
taking into consideration the possible events that may occur and its alternative ways to achieve the given target. अब कई बार क्या होता है, जो आपको पता लगा कि हाँ ये पॉसिबल इवेंट्स है that may occur, अब ऐसा हो सकता है, अगर मान लीजिएगा एक एग्जांपल समझते हैं, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती और वो रॉ मटेरियल परचेज करती है और रॉ मटेरियल से क्या बनाती है, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, उसका एमआरपी आता है, एग्जाम कर दीजिएगा 100 रुपीज, ठीक है। अब यहां जो है रॉ मटेरियल, इसके प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू वेदर चेंजेस, ड्यू टू क्लाइमेटी, ड्यू टू है ना चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन एनी फर्दर टेक्नोलॉजी, कंपटीशन लेवल, कोई भी फैक्टर जो कि उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के प्राइजेस को फ्लक्चुएट करता है। अब समझने वाला क्या प्रॉब्लम आ गया, समझो यहाँ पे दिक्कत क्या आ गया, रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट होगा और ऊपर नीचे जाता रहेगा, तो फिनिश गुड प्रिपेयर जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये 100 रुपीज हम फिर कैसे ऑल टाइम मेंटेन करेंगे, तो ये चैलेंज आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट कंपनीज क्या करती है, 100 रुपीज फिर भी मेंटेन करता है, तो जर्नली कंपनीज क्या करता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में भी साथ में एंटर हो जाता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कॉल एंड ऑप्शन ऑफ पुट को बनाता ना, कॉल एंड पुट ऑप्शंस को परचेज करके इस रॉ मटेरियल के प्राइसेस को मैनेज कर लेता है। मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस भले ही ऊपर जा रहा होगा, वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करके अपने लॉसेस को कवर करेगा और ताकि वो एमआरपी को एक पर्टिकुलर प्राइसेस पे मेंटेन कर सके। ऐसे आपने पार्ले जी में देखा होगा, पार्ले जी के प्रोडक्ट का प्राइस वही है जो आज से 10 साल 20 साल पहले था, उसने स्मार्ट ने क्या किया, उसने साइज थोड़ा छोटा कर दिया। क्या हो रहा है, ऑलराइट। सो हमें क्या देखना है, पॉसिबल इवेंट दैट, ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, पॉसिबल इवेंट दैट मे ऑकर एंड इट्स अल्टरनेटिव वेज टू अचीव द गिवन टारगेट। जैसे अल्टरनेटिव वेज क्या हो गए थे हमारे यहाँ पे, हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लिए, क्लियर हो रहा है। तो रिस्क एनालिसिस में क्या देखा, आइडेंटिफाई मैनेज द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स दैट कुड अंडरमाइन द, क्या चीज को की बिजनेस, ऑलराइट, जो कि खास तौर से इसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट आपका बेस्ड है। क्या हो रहा है, चलिए अब देखिए आगे, रिस्क एनालिसिस कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखो इस बार मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकता है, जो लिखवाया है वो तो है ही, इस तरह से भी आ सकता है। रिस्क एनालिसिस कैन बी कॉम्प्लेक्स as it requires to draw analysis on detailed information such as project plans, financial data, security protocols, marketing forecasts and other relevant informations, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, डिस्कस हाउ रिस्क एनालिसिस इज यूजफुल इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब यही हम समझेंगे अभी, ठीक है। अब क्या रहा, क्या है कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि बिकॉज किसके ऊपर बेस होता है, ड्रॉ एनालिसिस ऑन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट प्लान्स, आपका प्लान से रिलेटेड फाइनेंशियल डेटा, आज के डेट में फाइनेंशियल डेटा को हम कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपको कौन सा रिस्क आपको इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको जब स्टडी करते हैं ना, तो इसमें सबसे अच्छी जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कहता है कि आपके लिए हेल्पफुल किस तरह से होगा, ये देखिए रिस्क एनालिसिस इज यूजफुल, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो रिस्क एनालिसिस इज यूजफुल इन मेनी सिचुएशंस, सिचुएशन कौन कौन सा होता है, while planning a project, प्रोजेक्ट प्लान करते वक्त, help in anticipating and neutralizing the possible problems, help in anticipating and neutralizing possible problems, बोलेगा help in, क्या करता है, help in anticipating, बोलो प्लानिंग जब फेज पे होंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज पे होंगे, while planning projects, तो क्या करेगा, एंटिसिपेट करेगा एंड न्यूट्रलाइज करेगा किस चीज को, पॉसिबल प्रॉब्लम्स। रिस्क एनालिसिस आपको क्या हेल्प करेगा, बोलो एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेशन समझते हैं ना, कि एक तरीके से आपको एडवांस में कैलकुलेशन आती है, कि आप कहते हैं कि ये मेरे को ऐसा लग रहा है, एंटिसिपेशन, हेल्प इन एंटिसिपेशन एंड यूटिलाइजिंग द पॉसिबल प्रॉब्लम्स while deciding whether or not to move forward with the project। अब लगता है जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल समझिएगा, ऐसा हुआ, ये रियल एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ठीक है। मान लीजिएगा मिस्टर ए ने एक हेल्थ क्लब स्टार्ट करना चाहते थे, सारा सब कुछ रेडी हो चुका है, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि चलो आगे मैं इसमें और इन्वेस्टमेंट्स करता हूं और न्यू मशीन्स हेल्थ के लिए, देखिएगा एक्सरसाइज मशीन्स मैं मंगाता हूं। बट सडनली उन्होंने देखा कि अरे यार लॉकडाउन जैसे ऑफकोर्स रेगुलेशंस और यहाँ पे ऑर्डर्स बार बार आ रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी है इस बात की, प्रोबेबिलिटी है, याद रखना प्रोबेबिलिटी है क्या, कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन
आ सकता है। और लॉकडाउन अगर आ गया तो हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल्स, यू नो व्हाट, जहाँ पे पब्लिक एंटरटेनमेंट, जहाँ पब्लिक एनवायरनमेंट ज़्यादा होगा, ऐसे प्लेसेस को याद रखिएगा क्लोज रखा जाएगा। अब अगर ये हेल्थ क्लब मान लीजिएगा मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर देता है 10 करोड़ रुपीस की, और अब पता है कि अगर ये लॉकडाउन हुआ और ऊपर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं आई तो आने वाले 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक ये हेल्थ क्लब बंद रहेगा। ऐसे केस में वो इस प्रोजेक्ट को कैरी करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो उसने क्या किया, रिस्क एनालिसिस किया और उसने अपने डिसीजन लिया कि इस प्रोजेक्ट को मैं आगे कैरी करना है भी, ये रुकना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो पहला क्या करेगा ये हमको, एंटिसिपेटिंग एंड यूटिलाइजिंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स। सेकंड आपको हेल्प करेगा किसमें, वेदर टू मूव फॉरवर्ड और नॉट, ऑलराइट, विद द प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स। इंप्रूविंग सेफ्टी and managing the potential risk in a workplace, improving safety number of ways, like अगर मान लीजिए आपको लगता है कंपनी की जो डेटा सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं उसे मिसयूज किया जा रहा है बाय द कंपनी स्टाफ एंड एम्प्लॉइज, और उसका नुकसान क्या हो रहा है, कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बाहर उसका कॉम्पिटिटर यूज कर रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं कि जो कंपनी की, याद देखिए जब हम बोल रहे हैं सेफ्टी के पर्सपेक्ट से, तो ये भी हो सकता है कि जैसे अभी हमने लास्ट सेशन में भी एग्जांपल लिए थे कि अगर वो रॉ मटेरियल हमने परचेज कर लिया, ठीक है, अब पता लगा हमको कि अरे यार यहाँ ना अर्थक्वेक का इशू रहता है, या हमको लगता है फायर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है आपको एनालिसिस में हेल्प करेगा किस चीज के लिए, सेफ्टी में जानने के लिए, इंप्रूविंग सेफ्टी एंड मैनेजिंग पोटेंशियल रिस्क इन वर्कप्लेस। अच्छा ये कब होगा, जब ऑफ कोर्स लॉजिकल बात है ना, आइडेंटिफाई होने के बाद, रिस्क आइडेंटिफाई इसलिए फर्स्ट स्टेज है ताकि उसके बाद ही तो आप समझ पाओगे कि क्या चीजें, कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या होगा और कैसे इंप्रूव किया जाए। नाउ व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इवेंट्स सच एज इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी फेलियर, थेफ्ट, स्टाफ सिकनेस, नेचुरल डिजास्टर्स, ऑफ कोर्स इसमें भी हेल्प करेगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे, आपको लगता है इक्विपमेंट जो है आपके आउटडेटेड है, जापानीज टेक्नोलॉजी यूज करके पता लगा 1 घंटे के अंदर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देते हैं, आप अपनी पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और उसके वजह से आपका हार्डली 300 and 400 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एन आवर। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी खराब है, आपका एक्सेसिव लेबर आपको रिक्वायर्ड हो रहा है, उसके लिए कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये आपको एनालिसिस के टाइम पे काम आ रहा है। फर्दर कहता है प्लानिंग फेज चेंजेस, प्लान व्हाइल प्लानिंग फॉर चेंजेस इन एनवायरनमेंट such as new competitors coming into the market or change to the government policy, ये भी आपके लिए हेल्प रहेगा एनालिसिस करने के लिए। अब आपको लगा कि हमारे मार्केट के अंदर और कॉम्पिटिटर ऐड हो रहा है, तो आपको ये कब आप इससे प्लान कर पाओगे कि आप उसे कैसे डिफीट कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी में। और गवर्नमेंट पॉलिसी बेसिकली इसको इंपैक्ट करता है, नए रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करके टैक्स पॉलिसी चेंज हो जाती हैं, टैक्स रिफॉर्म्स आ जाते हैं ना, नई रिजीम स्टार्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट में चेंज कर देते हैं, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट में चेंज कर देते हैं, कंप्लायंसेस बढ़ जाती हैं। वेल ऑल द permutations combinations, permutations combination मतलब in the series order, all right, of possible events threats are listed while analyzing the risk parameters and the steps taken to manage the risks. Risk matrix designed pop-ups before the decision making and implementing the authority. अब क्या होता है ना, अब देखो जैसे मान लीजिएगा एक एग्जांपल समझते हैं, आपको पता है कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है उसका एक ड्यूरेशन है फॉर एग्जांपल 1 ईयर, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको लगा वो पॉलिसी मैच्योर होने आ गया, अभी उसका कोई क्लेम नहीं करने का जरूरत नहीं पड़ा, बट अब क्या हो रहा है वो एक्सपायर हो गया और आपको इस बात का रिमाइंडर ही नहीं था और कोई मिसहैपनिंग हो गई कंपनी के अंदर, और अब क्या होने वाला है, आप कौन से क्लेम करने बोला, हमने इंश्योरेंस ले रखा था, बोला आप चेक कीजिएगा आज से ठीक 20 दिन पहले आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, आपने जिस रॉ मेटेरियल के इंश्योरेंस लिया था, हो गया ना। तो क्या होता है, इसके लिए आप पॉपअप जनरेट कर सकते हैं। पॉपअप से बेनिफिट्स क्या होता है, आपको पता लगता है एडवांस में, ताकि आपको ड्यू डेट आने से पहले, आपको 1 महीने पहले वो पॉपअप जनरेट होगा, आपको बताएगा कि भैया सुनिए ऐसा है, मतलब सिस्टम के थ्रू ऑफ कोर्स, कि क्या होगा उससे पता लग जाएगा कि आपकी इंश्योरेंस जो आपने ले रखा है वो एक्सपायर हो गया है, तो अब न्यू ऑफ कोर्स रिन्यू के लिए अप्लाई कीजिएगा। ये बेनिफिट्स हैं, ऑलराइट। सो हमने ये देखा कि रिस्क एनालिसिस कैसे यूजफुल होगा, क्लियर है। अब मेरे बच्चे मेरे से सवाल ये पूछ रहे हैं, आप भी सुनेगा कि सर ये पॉइंट्स ऐसे याद होंगे, हाँ पॉइंट्स में यहाँ पे फोकस करो, देखो एंटिसिपेटिंग न्यूट्रलाइजिंग पॉसिबल थ्रेट्स, वेदर और नॉट मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट, सेफ्टी एंड मैनेजिंग द पोटेंशियल रिस्क प्रॉब्लम्स, इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी फेलियर थेफ्ट्स वगैरह, इन सब में हेल्प करेगा। चेंज इन एनवायरनमेंट एंड न्यू कंपनीज कमिंग इनटू मार्केट एंड चेंज, इसमें आपको पता लगेगा। परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, इन सारी चीजों को एक साथ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे,
ये कीवर्ड्स हैं, आपको अच्छे से माइंड में बैठने चाहिए, पर समझ कर रट्टा मार के बैठेंगे तो फायदा क्या होगा, फिर आपने पढ़ाई क्या, बाद में फ्यूचर में अप्लाई भी तो करके देखोगे, और अपने डे टू डे की लाइफ में भी अप्लाई करके देखो, अपनी स्टडीज पे लगा के देखो, इसी चीज की एनालिसिस अपने स्टडी पे करो, अपनी प्रिपरेशन पे अप्लाई करके देखो, और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिएगा, अब जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन यही था जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था। प्रोसेस हम करने वाले हम लोग, याद रखिएगा, प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस। फटाफट से देखते हैं कैसे हम उसको एग्जामिन करेंगे। कहता है आइडेंटिफाई थ्रेट्स, द फर्स्ट स्टेप इन रिस्क एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग एंड पॉसिबल थ्रेट्स दैट वन माइट फेस। These can come from many different sources. For instances, कहता है ह्यूमन। अब अगर एक हम ध्यान से देखें ह्यूमन की केसेस में क्या होगा, तो इंसान की भी जो लिमिटेशंस है ना, तो कहता है क्या, इलनेस, ह्यूमन के केस में क्या, इलनेस, डेथ, इंजरी, अदर लॉस ऑफ की इंडिविजुअल्स, अदर लॉस ऑफ की इंडिविजुअल्स में जिनके बिना कंपनी चलाना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में, जैसे मान लीजिएगा एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, एक ऐसे एम्प्लॉय हैं, वैसे तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय का नाम है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ प्रमोट किसी का नाम नहीं करूंगा, ऑनलाइन देख रहे हैं इसलिए पब्लिक भी जा रहा है। सुनिएगा, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वेल उन्हें एलोन मस्क के हम एग्जांपल है, अभी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी है, अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है, अच्छे इन्वेस्टर भी हैं। तो यहाँ क्या है, अमल जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या, की इंडिविजुअल्स, उन्हें खोना कंपनी के लिए बड़ा नुकसान है। एक बड़ी अच्छी है ना, एक स्टोरी है, कहते हैं कि एक एलोन मस्क को ही याद रखिएगा, एक कंपनी में, उनकी कंपनी में एक गर्ल जो थी उनकी स्टाफ मेंबर, उन्होंने कहा कि सर आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। तो कहते हैं एलोन मस्क ने कहा कि ऐसा है कि आप 1 महीने का लीव लो, ठीक है, घूम फिर के आओ, कंपनी आपको पैसा देगा घूमने फिरने का, और फिर 1 महीने बाद आके हमें बताना, ठीक है, 1 महीने सोच लो। अब क्या हुआ, एलोन मस्क ने 1 महीने तक, याद रखिएगा, उधर उनको भेजा। 1 महीने बाद जब वो आई तो एलोन मस्क ने, याद रखिएगा, उनका रेजिग्नेशन अप्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते, बात खत्म करते। एलोन मस्क ने कहा कि मैं ये ऑब्जर्व करना चाहता था, क्या इस स्टाफ के हमारी कंपनी को छोड़ने के बाद में कोई इंपैक्ट पड़ता है, क्या कंपनी की वर्किंग पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, या स्मूथली वर्क नहीं कर पाती है, कोई डिफिकल्टी आती है क्या। अगर आती है तो मैं उसको डबल सैलरी देकर भी रोक लूंगा, जी हाँ, डबल सैलरी देकर भी रोक दूंगा। लेकिन अगर देखा उन्होंने कि 1 महीने उनकी कंपनी पे कोई खास ऐसा इफेक्ट नहीं आया, कुछ इफेक्ट ही नहीं आया उनके जाने से, तो उन्होंने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ समझना, आप ये स्टाइल मत मार देना अपने कंपनी में, समझ रहे हैं आप समझ रहे मेरी बात को, इस बात को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि जब हम रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल, आई मीन इन्वॉल्व है, और वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है। अब जैसे कई बार क्या होता है, कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ इलनेस की वजह से, कंपनी की कई कंपनी से प्रोडक्शन कैपेसिटी पे इंपैक्ट पड़ा, यू नो व्हाट, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, तो वर्क एफिशिएंसी इंपैक्ट हो रही थी वर्क फ्रॉम होम में। वो एक जो प्रोफेशनल एक तरीका होता है डिसिप्लिन वर्क करने का, वो नहीं पूरे तरह से मेंटेन हो पाता, कई सारे चैलेंजेस थे। कई बार अगर मान लीजिएगा किसी तरीके, जैसे कोविड में देखा ना, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन किसी पर्टिकुलर एरिया में आ गई और वहां बहुत ज्यादा फैल गया, और वहां की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सब बंद करनी पड़ रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इलनेस, डेथ, इंजरी, अदर फैक्टर्स हैं। अब वो वर्किंग कर रहा है, वहां पे भी चैलेंज हो सकता है, पुरानी अगर मशीनरी यूज करो, पता लगा उससे कुछ नुकसान हो गया उनको, तो और भी आपत्ति आपके लिए। सो सेकंड आता है ऑपरेशनल, डिसरप्शन ऑफ सप्लाईज एंड ऑपरेशंस, लॉस ऑफ एक्सेस टू द एसेंशियल एसेट्स और फेलियर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ऑपरेशनल आपको कैसे इंपैक्ट कर सकता है, इसके लिए एनालिसिस कीजिएगा। जैसे सप्लाईज आपको प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं हो पा रही है, डिसरप्शन ऑफ सप्लाईज आपके प्रॉपर नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल प्रॉपर्ली आपके पास रिसीव नहीं होगा, तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुकेगा तो क्या होगा, आपके जो एसेट्स हैं उनका नुकसान होगा। कहता है लॉस ऑफ एक्सेस टू द एसेंशियल एसेट्स एंड फेलियर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। रेपुटेशनल हो सकता है, लॉस ऑफ कस्टमर्स और एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस और डैमेज टू द मार्केट रेपुटेशन। कैसे हो जाती है, ये भी देखो सब चीजें फैक्टर्स हैं, एनालिसिस करने वाले फैक्टर्स हैं, और इन फैक्टर को जब हम स्टडी करेंगे हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा हमारी कंपनी के अंदर है, ह्यूमन से रिलेटेड है, ऑपरेशनल है या रेपुटेशनल है। जैसे टाटा नैनो केस में जैसे मैंने बताया कि उसका इंपैक्ट क्या है कि पब्लिक ओपिनियन डिस्टर्ब हो गया, लोगों ने माना कि नहीं यार ये कार सक्सेसफुल नहीं है, आज आप देखिए दिखेगा नहीं आपको, है ना। और एक टाइम था इस कार की 2-2 महीने का एडवांस बुकिंग चल रहा था। तो जैसे ह्यूज डिफरेंस, कस्टमर ओपिनियन हम तो बात करते हैं। प्रोसीजर हो सकता है फेलियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल सिस्टम एंड कंट्रोल एंड फ्रॉम द फ्रॉड्स। कई बार होता है ना प्रोसीजर, अब जैसे प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, किसी डिपार्टमेंट में या किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को अपने एक्सेसिव पावर दे रखी है, वो उसका मिसयूज कर रहा है,
और अगर कंपनी में याद देखिएगा, जब जैसे पीएनबी से बात हमने किया था, येस बैंक का हमने बात किया, टू जी स्पेक्ट्रम का हमने बात किया, ठीक है ना, या हर्षद मेहता वाले केस को हम बात करें, अब सोच के देखिएगा इससे क्या इंपैक्ट होगा। प्रोड्यूसर रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं आपकी। अच्छा, जब ये फेल हो रही है तो कहीं ना कहीं कहती है ये आपके एम्प्लॉयज पे भी इंपैक्ट डालती हैं। एम्प्लॉयज को भी लगता है यार इन्होंने फ्रॉड किया और इनको ये मजे से जी रहे हैं तो हम क्यों नहीं, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है। खैर ये क्या एनालिसिस की तरफ फाइनल करेंगे। प्रोजेक्ट हो सकता है गोइंग ओवर बजट, बजट से ज्यादा जा रहा है, टेकिंग टू लॉन्ग ऑन की टास्क, एक्सपीरियंसिंग इश्यूज विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज क्वालिटी। फाइनेंशियल हो सकता है बिजनेस फेलियर, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग, अलग अलग फॉर्म में है रखिएगा। ऑपरेशनल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, बोल तो चल जाओ मेरे साथ में, ह्यूमन है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हो सकती हैं। और क्या होगा देखो, प्रोसेसर हो गया, रेपुटेशन हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, ऑलराइट, प्रोजेक्ट हो गया, टेक्निकल हो गया, एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकल फेलियर हो गया। हम नोकिया के केस में देखा था, नोकिया के कंपनी ने सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू रखा बट चेंज नहीं किया। कोडैक का केस में देखा, कोडैक कंपनी ने कैमरास बनाया रील वाला, पुराना में चलता रह गया, और कंपनी से पैनासोनिक या सोनी ने क्या किया, डिजिटल कैमरास बनाया, वो सक्सेसफुल हो गया। एंड नेचुरल हो सकता है, वेदर है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, डिजीज हैं। अभी हमें देखने को मिला था कोविड के केस में देखा, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, क्या होता है, फ्लड आ जाता है, हाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, अर्थक्वेक है, ये डिस्टर्ब कर जाता है। पॉलिटिकल, चेंज इन टैक्सेस, पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉरेन इन्फ्लुएंस। अब फॉरेन इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है, अभी देखने को नहीं मिला था कि रूस ने स्ट्रिक्टली बोल दिया, अच्छा जो मुझे रोकेगा यूक्रेन के साथ भिड़ने में, मैं छोड़ूंगा नहीं उन कंट्रीज को भी। तो यूएस भी थोड़ा काप कूप गया, बोला नहीं यार पंगा नहीं लेना इससे, है ना। फॉरेन इन्फ्लुएंस भी होता है, कहीं पर प्रेशर मार्केट आपको करना पड़ता है। एंड स्ट्रक्चरल, डेंजरस केमिकल, poor lighting, falling boxes or any situation where staff or products or technology can be harmed। तो ये क्या आ गया आपका स्ट्रक्चर, जो है कंपनी का स्ट्रक्चर, बेसिकली ये कहां बात कर रहा है, जो कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट चैलेंज बन जाता है। अब क्या कर रहा है, ध्यान सुनना, अ नंबर ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट अ थॉरो एनालिसिस। जैसे आपको पहले देखना होगा इन सब में से, चाहे वो टेक्निकल है, रेपुटेशनल है, प्रोसेसर है, फाइनेंशियल है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, नेचुरल है, ये किस तरीके से है, वो सारा आप चेक करने के बाद में फाइनल करेंगे आपकी कंपनी में कौन सा ये आ रहा है इसमें से इश्यूज। रन थ्रू a list such as one above to see if any of these threats are relevant। अब देखेंगे कौन सा आपके लिए relevant है। थॉरो एनालिसिस करने का मतलब है लेट्स अंडरस्टैंड द relevant फैक्टर। हो सकता है आपके पास ह्यूमन से रिलेटेड इश्यूज हो, फाइनेंशियल हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, ऑपरेशनल हो सकते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं। क्लियर? Think about the systems, processes and structure used, analyze risk to the any part of these। अब देखिएगा इसमें से फिर आपको कौन सा लगता है और आपके ऊपर कौन सा अप्लाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे। Ask other who might have different perspectives, ask for input from the team member and consult other in organization and to those who run their similar projects। और उनका भी ले सकते हैं हेल्प आप जो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कई बार एक्सपर्ट ओपिनियंस भी लेते हैं। क्लियर? फर्दर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट एनालिसिस करेंगे। टूल्स सच एज स्ट्रेट एनालिसिस एंड फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस कैन आल्सो बी हेल्प टू अनकवर थ्रेट्स। स्ट्रेट एनालिसिस समझते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अपने प्रोजेक्ट का चेक करोगे ना, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है एंड थ्रेट्स। while the scenario analysis tool helps to explore possible future threats। चलिए, अगर एक बार आपका याद रखिएगा, जब आपने यहां पर फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया, अरे यार रुको भाई, आपने फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया, क्या आपने आइडेंटिफाई कर लिया थ्रेट, देन यू नीड टू जस्ट एस्टिमेट द रिस्क। अब यहां पर इसी के साथ मिलकर क्वेश्चन बना हुआ था जो हमने पूछे थे, एस्टिमेशन निकालेंगे जिसमें बोलेंगे प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। देखो, once the threats are identified, it is required to calculate both likelihood, मतलब probability याद रखिएगा, of these threats being realized and there is a possible impact। जैसे कह रहा है, one way of doing this is to make the best estimate of probability of the event, जैसे भी डिस्कस करूंगा, that event occurring and then to multiply this by the amount it will cost to set things on the right track। This gives a value for the risk। जैसे फॉर्मूला क्या रखा इन्होंने, रखा रिस्क वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी आपको जो लगता है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ कई सारे फैक्टर्स को देख के लिखी जाती है, देखिएगा ये अब यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं और वहां पे हमको प्रोबेबिलिटी को जब अज्यूम करना होगा तब देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे हैं। जैसे एज अ गिवन इन एग्जांपल, इमेजिन दैट अ रिस्क हैज बीन आइडेंटिफाइड दैट योर रेंट मे इंक्रीज सब्सटेंशियली।
छोटा मोटा का इशू नहीं है, रेंट विल बी इंक्रीज 5%, बड़ा इनको इशू है कोई कह रहा है। You think that there is 80% of chances of this happening within the next year because your landlord has recently increased the rents for other businesses. If this happens, it will cost your business an extra 5 lakh over the next year. अगर ऐसा हुआ तो 5 लाख रुपए आपका अगले साल के लिए बढ़ जाना है। So the risk value of the rent increases. कह रहा है 0.80 यहाँ प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, 80 नहीं, 0.80 बोलो, 80 नहीं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, रूल्स नहीं पता है प्रॉपर। 0.80 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब ये क्या कह रहे हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ इवेंट बढ़ सकता है तो फॉर द ईयर 5 लाख रुपीज, सो मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली कह रहा है रिस्क वैल्यू कितना है, मतलब तो क्या हुआ, एस्टिमेशन ऑफ रिस्क 4 लाख रुपीज। यू कैन ऑल्सो यूज द रिस्क इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी चार्ट टू असेस द रिस्क। अब क्या कर सकते हैं, आप चार्ट भी बना सकते हैं जिसके थ्रू आप एग्जामिन कर सकते हैं। कैसे, आप इवेंट जब भी हैपन हुआ उसका अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, कब कब वो इवेंट हैपन हुआ है, जब आपने ऑब्जर्व किया तो उसके चांसेस को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग चार्ट। दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द व्हिच रिस्क यू नीड टू फोकस ऑन। पकड़ में आ रहा है, फिर आइडेंटिफाई होगा तो पता लग जाएगा ना कि किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रिस्क एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम देखें क्या है, पोटेंशियलिटी, पोटेंशियल प्रॉब्लम को चेक करना है, पोटेंशियल प्रॉब्लम चेक करना है, देन उनकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, प्रॉब्लम तो पता लग गया, देन प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, वही यहाँ पर रिस्क एनालिसिस है। क्लियर है एकदम। सो हमने 2 एस्पेक्ट्स और यहाँ पे कवर करी हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे बच्चों को ध्यान से याद रखना है, ध्यान से पढ़ना है। और एक बात आप सब लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेशंस बहुत बड़े नहीं करे जाएंगे, सेशन इतने किए जाएंगे आप सीखे समझे और रोजाना टेस्ट कर रहे हैं, रोजाना टेस्ट करते रहें ताकि आपके प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे, ठीक है, बात का कुछ नहीं है। ऑलराइट, चलिए आप लोग एंजॉय कीजिएगा, टेक केयर, और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो जाएगा, आने वाला है। ऑलराइट, एंड आप लोग बैठे रहिएगा।